हमने संयोजन अभिक्रिया देख ली, वियोजन अभिक्रिया देख ली। अब हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया को जानने से पहले अगर हमको विस्थापन अभिक्रिया अच्छे से जानना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो इसकी जान है, उसको हमको समझना पड़ेगा। इस अभिक्रिया को समझने से पहले सबसे पहले हम सक्रियता श्रेणी को जान लेते हैं। सक्रियता श्रेणी, तो सक्रियता श्रेणी जो होती है यह धातुओं की होती है। सक्रियता श्रेणी हमेशा धातुओं की होती है, और धातुओं की सक्रियता श्रेणी को अगर हम जान लेते हैं तो हम विस्थापन अभिक्रिया और इसके आगे का जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उनको हम अच्छे से जान लेंगे। तो सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी क्या होता है? तो सक्रियता श्रेणी धातुओं की ऐसी श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर या अभिक्रिया करने की क्षमता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा गया है, उसी को हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी को अगर हम देखें तो सक्रियता श्रेणी ये होती है। तो ये है हमारा सक्रियता श्रेणी। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व धातु जो है वो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर हाइड्रोगिरम, फिर सिल्वर यानी कि चांदी, फिर सोना। तो ये है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो हम इसको याद करने का दो तरीका बताएंगे। तो इसको याद करने का दो तरीका कौन कौन सा है? जो सबसे ज्यादा इस पर बैठता हो, और इसको ये जरूरी नहीं है, धातुएं जो होती हैं वो कई होती हैं, ठीक है, लेकिन इनमें हम उन तत्वों को, उन धातुओं को लेंगे जो कि हर अभिक्रिया में दिखाई दे। तो लगभग सभी अभिक्रिया में दिखाई देने वाली धातुओं को यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे होता तो बहुत सी धातुएं हैं, धातुएं बहुत सी होती है, लेकिन हमको केवल वही धातुएं लेनी है जो अभिक्रिया के दौरान हमको देखने के लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिले। तो इस प्रकार से दिया रहेगा। तो इसका ट्रिक याद करने का होता है, उस ट्रिक को हम लिखते हैं। दो ट्रिक लिखेंगे और दोनों में से कोई आप याद कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है वो है काना कार मांगे अल्टो जैन फरारी प्रभु हैं क्यों हजूर आज आओ आओ। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। का मतलब होता है के, यानी कि पोटेशियम। ना का मतलब Na। कार का मतलब हुआ Ca। मांगे का मतलब हो गया Mg, मांगे।
अल्टो यानी कि एयर, जैन यानी कि जेडेन, फरारी, फरारी यानी कि एफई, प्रभु पीवी, है एच, क्यू सीयू, हजूर एचजी, पारा जिसको बोलते हैं, आज एजी, आओ एयू, एयू यानी कि सोना। तो ये हमारा सक्रियता श्रेणी है और याद करने का एक ट्रिक है। इसके द्वारा हम किसी भी सक्रियता धातुओं की सक्रियता श्रेणी को हम याद कर सकते हैं। वैसे होता तो बहुत बड़ा है धातुओं की सक्रियता श्रेणी, लेकिन जो मेन जो हमको रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिलता है वो इतना है। और सबसे लास्ट में आखिरी में आता है प्लेटिनम, पीटी। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। या इसको याद करने का एक दूसरा तरीका है, दूसरा वाला ट्रिक नंबर 2। आप सेकेंड ट्रिक से याद करो या फर्स्ट ट्रिक से याद करो, दोनों आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दूसरा वाला ट्रिक है कनका, कनका मांगे, मांगे, कनका मांगे आलू, कनका मांगे आलू, कनका मांगे आलू, जिन्न, जिन्न फेमस, जिन्न फेमस पब है, पब है क्यों, पब है क्यों, हजीर आज आओ पीटे, पीटे। ये दूसरा ट्रिक है। इसमें एक तत्व तो एक्स्ट्रा आता है याद करने के लिए, एक ट है, पीटे। तो अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहले क का हो जाएगा के, न का हो जाएगा यन्ने, का हो जाएगा के ए, सॉरी सी ए, कनका, मांगे का हो जाएगा यमजी, आलू का हो जाएगा एल, आलू का हो जाएगा एल, जिन्न का हो जाएगा जेडीएल, फेमस का हो जाएगा एफवी, पब का हो जाएगा पीवी, है का हो जाएगा एच, क्यों का हो जाएगा सीयू, हजीर एचजी, आज एजी, आओ एयू, पीटे पीटी। तो इस तरीके से हम किसी भी धातु की सक्रियता श्रेणी को आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम ये बताते हैं कि इस सक्रियता श्रेणी का लाभ क्या होगा। तो सक्रियता श्रेणी का लाभ, एक क्वेश्चन हमारे बचपन से हमें परेशान करता है, वो है क्या, जिनको पता है उनके लिए भी और जिनको नहीं पता है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। हम लोग जानते हैं कि जो सोना जो गले में पहना जाता है किसी भी आभूषण के रूप में, और चांदी, सोना और चांदी दोनों को एक साथ क्यों नहीं रखा जाता है। हाँ, तो हम लोगों ने ये बहुत सुना होगा कि जब कोई मम्मी से, बुआ से या नानी से, कि जो सोना होता है और चांदी होता है
उनको एक साथ नहीं रखा जाता है क्योंकि दोष होता है। अब वो दोष होता क्या है यहाँ पर जानते हैं। सोना और चांदी एक साथ क्यों नहीं रखे जाते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो चांदी होता है वो सोने को धीरे धीरे करके खा जाता है। खा जाता है मतलब अपने में समाहित कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पर पोटेशियम की सक्रियता मैग्नीशियम से अधिक है, तो अगर कहीं मैग्नीशियम किसी अभिक्रिया में है तो मैग्नीशियम को वो उसके स्थान से हटा करके खुद जाके जुड़ने की क्षमता रखता है। ऐसे ही यहां पर अगर देखा जाए तो एजी को ही हम क्या बोलते हैं? सिल्वर यानी कि चांदी। तो चांदी को हम एजी से प्रदर्शित करते हैं और सोने को हम एयू से प्रदर्शित करते हैं, एयू से। तो यानी कहने का मतलब यह है जो एजी होता है और जो एयू होता है, इसमें अगर देखा जाए तो जो सोना है वो बाद में आ रहा है और जो चांदी है वो पहले आ रहा है। यानी कि चांदी अधिक सक्रिय है, यानी कि चांदी जो है अधिक, उसकी चांदी की सक्रियता अधिक है सोने की अपेक्षा। इसलिए जब हम चांदी और सोने को एक साथ रखते हैं तो चांदी क्या करता है? धीरे धीरे करके सोने को कम करता जाता है। यही कारण है कि सोने को चांदी के साथ कभी भी, सोना और चांदी का अगर आभूषण है तो चांदी और सोने को एक साथ नहीं रखा जाता है। चांदी को अलग रखा जाता है और सोने को अलग रखा जाता है। तो ये सक्रियता श्रेणी है, इसके द्वारा हम अपने अभिक्रियाओं को, ठीक है, हल करते हैं। तो इसके माध्यम से अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको बताते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक अभिक्रिया ले लेते हैं, कोई अभिक्रिया दिया है, जैसे मान लीजिए Fe आयरन है। अगर हम CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट से आयरन की अभिक्रिया कराएं तो अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, ये हम इस सक्रियता श्रेणी को देख करके बता सकते हैं। अब आयरन देखो, यहां पर है आयरन, तो आयरन किधर है? आयरन यहां है। और कॉपर देखते हैं तो कॉपर यहां पर है। तो आयरन जो है कॉपर से पहले आ रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है? आयरन अधिक सक्रिय क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। तो आयरन जो होगा कॉपर को सल्फेट से अलग कर देगा और खुद जाकर के उसके स्थान पे जुड़ जाएगा। यानी कि इस अभिक्रिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, Cu को हटा देगा, उसके स्थान पर आ जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो यहां पर था आयरन और ये था कॉपर सल्फेट। यहां पर देखें तो आयरन सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है वो मुक्त अवस्था में मिला। तो ये अभिक्रिया तो हो गई। अब अगर मान लीजिए यही अभिक्रिया उल्टा कर देते हैं, यानी कि जो CuSO4 था, Cu हम इधर करते हैं और FeSO4 इधर कर देते हैं। अब अगर कहा जाए कि अभिक्रिया कराओ तो हम पिछले की तरफ Cu को SO4 के साथ लिख करके Fe को अलग नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि कॉपर कभी भी आयरन को विस्थापित नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जब कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर सकती है, अब क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि कॉपर जो है आयरन के बाद आ रहा है, तो आयरन की जो क्रियाशीलता है वह कॉपर से बहुत अधिक है। तो कॉपर के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आयरन को उसके स्थान से हटा दे, लेकिन आयरन के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि उसको कॉपर के स्थान से हटा सकता है। तो आयरन कॉपर को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कभी भी कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होगी ही नहीं। तो हम इसी सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम किसी भी विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया को जानते हैं। तो अब हम आगे की वीडियो में विस्थापन अभिक्रिया की चर्चा करेंगे।